हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने बहुत से टॉपिक्स को देखा था। इसके बाद हम इसके जो अन्य टॉपिक हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले विजयनगर का स्थापत्य यानी कि इमारतें किस प्रकार की बनाई गई थी। तो विजयनगर के किसी भी मुख्य प्रशासनिक केंद्र दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थे। यहीं से सभी प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता था। इस क्षेत्र में लगभग 60 से अधिक मंदिर मिले हैं जो राजाओं की धार्मिक रुचि को दिखाता है। इस क्षेत्र में एक विशाल संरचना पाई गई है जिसे राजा का भवन कहा जाता था। यहाँ पर दो प्रभावशाली मंच है। पहला मंच जो है सभा मंडप और दूसरा मंच है महानवमी डिब्बा। तो जिसमें सभा मंडप या महानवमी डिब्बा कहा जाता है किन्हें, तो जो यहाँ पास प्रभावशाली दो मंच है। तो इन दोनों को जरा डीपली देखते हैं। तो सभा मंडप क्या था, तो यह एक ऊंचा मंडप है जो चारों ओर से दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इसके बीच में एक गली है। इसके बीच में कई स्तंभ हैं और इन स्तंभों पर इस मंच की दूसरी मंजिल टिकी हुई है। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसमें सभी स्तंभ पास पास हैं, इसलिए इनके बीच काफ़ी कम खुला स्थान बचता है। तो यह जो है यह सभा मंडप है और यहाँ पास दोहरी दीवारें हैं और इसके बीच में पिलर्स हैं और बहुत कम स्थान बचता है। इसीलिए कम जगह होने की वजह से ही इतिहासकार इस मंडप का कार्य समझ नहीं पाए, क्योंकि इन स्तंभों के बीच यह जगह बैठने एवं किसी भी प्रकार की सभा आयोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा जो था महानवमी डिब्बा, जो कि एक प्रकार का मंच था। तो महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। यह 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ था एवं इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट तक थी। इस मंच के आधार पर कुछ बहुत ही सुंदर चित्र मिले हैं। तो इसके उपयोग क्या था, इस पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता था। मुख्य रूप से हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा पूजा, दुर्गा पूजा आदि पर मेलों का आयोजन किया जाता था। इस अवसर पर धर्म अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था जिनमें मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी और राज्य के अश्व यानी कि घोड़ों की भी पूजा की जाती थी। कहाँ, तो इस महानवमी डिब्बे पर, यानी कि जो कि विशाल का मंच था। इस दौरान नृत्य भी होता था, यानी कि डांस वगैरह, कुश्ती, उसके बाद तब प्रतिस्पर्धा यानी कि एक दूसरे से तुलना किसी भी खेल में, और शोभा यात्रा आदि का आयोजन किया जाता था। त्योहारों के अंतिम दिनों में राजा अपने नायकों की सेना का निरीक्षण करता था। इसके अलावा यहाँ की स्थापत्य में यानी कि इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मुख्य मंदिर है, देखते हैं। सबसे पहला हजारराम मंदिर। तो हजारराम मंदिर विजयनगर के कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है। ये एक विशालकाय मंदिर है और इसकी दीवारों पर रामायण की कथाओं को चित्र के रूप में उकेरा गया है। इसी वजह से इसे हजारराम मंदिर कहा जाता है। दूसरा मंदिर जो है वह है विरूपाक्ष मंदिर। तो विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विरूपाक्ष की आराधना की जाती थी और वह इन्हें शिव के रूप में मानते थे। इन्हीं के लिए विरूपाक्ष मंदिर की रचना की गई। यह एक बहुत ही विशाल एवं सुंदर मंदिर है। इसके गोपुरम का अर्थ होता है यानी कि प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल एवं सुंदर है। इसी में पंपा देवी की आराधना की जाती थी जिन्हें शिव की पत्नी पार्वती का रूप माना जाता है। अगला है विट्ठल मंदिर। तो विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विट्ठल की आराधना की जाती थी और वह इसे भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। कि नहीं, तो विट्ठल भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। कौन, तो विजयनगर के वासी। इस मंदिर को रथ के आकार में काटकर बनाया गया। तो ये पूरी की पूरी मंदिर एक रथ के आकार में काटकर बनाई गई है इस प्रकार से। तो इसलिए यह जो है अत्यंत ही सुंदर रचना है। तो विजयनगर में यही मुख्य रूप से 3 मंदिर थे, हजारराम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। अगला है विजयनगर और किलेबंदी। तो विजयनगर में स्थित किलेबंदी के बारे में जानकारी हमें फारस से आए एक दूत अब्दुल रज्जाक समरकंदी के विवरण से प्राप्त होता था। अब्दुल रज्जाक का जो कृति थी यानी उसकी जो रचना थी वो थी मतलाए शाहें। तो ये 1440 के दशक में विजयनगर साम्राज्य आया था। तो इसकी जो रचना थी मतलाए शाहें, इससे बहुत जानकारी मिलती है। तो उसमें किलेबंदी की भी जानकारी मिलती है कि विजयनगर में किस प्रकार से किलेबंदी की गई थी। वह विजयनगर में स्थित किलेबंदी को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसके विवरण के अनुसार विजयनगर में 7 स्तरों पर घेराबंदी की गई थी। इस किलेबंदी के अंदर मुख्य शहरों के साथ साथ सामान्य स्थानों, खेतों और पहाड़ियों को भी घेरा जाता था।
तो किलेबंदी के जो स्तर थे वो मुख्य रूप से 7 स्तरों पर किलेबंद किया जाता था। सबसे पहले स्तर पर जो राजा के क्षेत्र थे यानी कि महल वगैरह थे उसको घेरा जाता था। दूसरे स्तर पर जो प्रशासनिक केंद्र थे उन्हें घेरा जाता था। तीसरे स्तर पर महत्वपूर्ण इमारत जो थे, उसके अलावा चौथे स्तर पर सामान्य जनता के क्षेत्रों को, पाँचवें स्तर पर खेतों को और छठे स्तर पर फसलों यानी कि जो मुख्य रूप से पेड़ वगैरह होते थे उन्हें घेरे जाते थे। और अंतिम स्तर पर सभी पहाड़ियों को इस किलेबंदी के अंतर घेरा जाता था। तो विजयनगर में कुल 7 स्तरों पर किलेबंदी की जाती थी, जिससे दुश्मनों का इसके अंदर प्रवेश करना बिल्कुल असंभव होता था। अगला कि इस दीवार को बनाने के लिए फनाकार पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिस वजह से वह अपने आकृति के कारण आपस में अटक जाया करते थे और दीवार को मजबूती प्रदान किया करते थे। तो इस प्रकार से फनाकार पत्थर रहा करते थे जो कि आपस में अटक जाया करते थे और दीवार को मजबूती प्रदान किया करते थे। तो इन्हीं सब ईंटों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो किलेबंदी के लिए किया जाता था। अगला है किलेबंदी के फायदे। तो बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, फसलों की सुरक्षा, घुसपैठियों से सुरक्षा। इन्हीं दीवारों के अंदर अन्नागार बनाए गए थे यानी कि अनाज रखने के अन्न गृह बनाए गए थे, जहां पर अन्न को संरक्षित करके रखा जाता था। उसके अलावा फिर किलेबंद की हानियां क्या होती थी? यह अत्यंत खर्चीली व्यवस्था थी और रख रखाव करना मुश्किल होता था। अगला टॉपिक है कि फसलों की किलेबंदी क्यों की जाती थी। तो फसलों की किलेबंदी करने का मुख्य कारण युद्ध की स्थिति में उन्हें दुश्मन की पहुंच से बचाना होता था। किसी भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन द्वारा सबसे पहले राज्य की फसलों पर कब्जा किया जाता था ताकि वह उस राज्य में अपनी सेना का भरण पोषण कर सके। इसलिए विजयनगर द्वारा फसलों की किलेबंदी की गई थी ताकि युद्ध की स्थिति में किसी भी दुश्मन के हाथ में वह फसल न लग सके। इसलिए फसलों की भी किलेबंदी की गई थी ताकि वो राज्य में सुरक्षित रहे। तो इस किलेबंदी से फ़ायदा यह हुआ कि इससे दुश्मन सेना के लिए अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता था और विजयनगर के लोगों के लिए खाद्य संकट भी उत्पन्न नहीं होता था। तो इसीलिए फसलों की किलेबंदी की जाती थी। आगे है अमरनायक प्रणाली की। ये कैसी प्रणाली थी? अमरनायक प्रणाली क्या थी? तो विजयनगर में प्रचलित अमरनायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत में उपस्थित एकता प्रणाली से प्रभावित थी। यानी कि दिल्ली सल्तनत में किसी भी जो काम करने वाले कर्मचारी होते थे, जो मुख्य कर्मचारी होते थे, उन्हें वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। तो विजयनगर में भी जो है जो भूमि दिया जाता था दिल्ली सल्तनत में, तो उसे एकता व्यवस्था कहा जाता था। लेकिन विजयनगर में भी जो है किसी भी कर्मचारी को काम के बदले भूमि दिया जाता था। तो यहाँ पर उसे अमरनायक प्रणाली कहा जाता था। विजयनगर में स्थित सैनिक कमांडरों को अमरनायक कहा जाता था। जो सैनिक कमांडर थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो अमरनायक कहा जाता था। इन अमरनायकों को राजा यानी राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दिए जाते थे। उन क्षेत्रों में स्थित किसानों और व्यापारियों से अमरनायक कर यानी कि टैक्स वसूला करते थे। तो ये जो टैक्स वसूलते थे इसका कुछ भाग खुद रखते थे और अधिकतर भाग किसे? राजा को दे दिया करते थे। तो इस कर का वह कुछ भाग वह अपने उपयोग के लिए रखते थे, अन्य कुछ भाग से अपने घोड़ों हाथियों का रख रखाव किया करते थे। इसका कुछ हिस्सा मंदिर और सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए खर्च कर दिया जाता था और बाकी बचा हुआ जो राजस्व होता था यानी कि जो कर आता था, टैक्स आता था, अमरनायक द्वारा राजा को भेंट के रूप में दे दिया जाता था। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक प्रणाली प्रचलित थी। अब है तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तागड़ी का युद्ध और विजयनगर का पतन। तो यह जो है यह आखिरी टॉपिक है। तो 1565 ईस्वी में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। तो चार सेना ने मिलकर के क्या किया? विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान राम राय विजयनगर के सेनापति तथा सदाशिव राय कौन थे? तो राजा थे। सदाशिव राय राजा थे। यह युद्ध तालीकोटा में हुआ, इसलिए इसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही इसे राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जहाँ पर यह युद्ध हुआ वहाँ पर ही राक्षसी तागड़ी नाम के छोटे छोटे क्या थे? तो गांव थे। इसलिए इसे राक्षसी तागड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। चारों क्षेत्रों की सेनाओं यानी कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के एक साथ हमला करने के कारण विजयनगर की सेना इस युद्ध में हार गई और विजयनगर का पतन हुआ यानी कि समाप्ति हो गई इस साम्राज्य के। जीते हुए क्षेत्रों की सेना ने विजयनगर को लूटा और इस तरह धीरे धीरे विजयनगर का पतन हो गया। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए इसे लाइक करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जा करके वहाँ इसे देख सकते हैं। थैंक यू।